हेलो 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 चैंपियंस, क्या हाल है। तो स्वागत तुम सबका एक बार फिर से 10 मिनट वाली मास्टर क्लास में, जहाँ पे हम पढ़ते हैं 10 मिनट के अंदर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्रिस्प और कंसाइज वे में, जो हमारे इस साल बोर्ड में आने वाले हैं। ठीक है, तो आज है हमारा डे 2 और आज के हमारे टॉपिक्स हैं एरोबिक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आ जाता है डायरेक्टली इसके लेवल डायग्राम बनाने के लिए, और समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो चलो शुरू करते हैं। ये देखो टेलीग्राम चैनल, यहाँ तुम इसके नोट्स एज इट इज़ मिल जाएंगे। और शुरू करने से पहले ये देखो कितने सारे क्वेश्चन जो इस साल इस टॉपिक से आए हुए हैं और इस साल भी आएंगे ही। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, यानी कि खाने को तोड़ के एनर्जी बनाना, यही है रेस्पिरेशन। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक, तो देखो हमारा खाना मेनली क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी बनाएंगे, जिसे बोलेंगे रेस्पिरेशन। और इस एनर्जी का यूज कहाँ करेंगे? अपने लाइफ एक्टिविटीज में, जैसे ग्रोथ हो गया, सेल डिवीजन, मसल कंट्रैक्शन, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, इन सारी चीज़ों में हम इस एनर्जी को लगाएंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में अंतर समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है? ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस होता है, यानी कि हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ देते हैं, बस ये हो गया ब्रीदिंग। फिर जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसे सेल तक पहुंचाना है, ये इसे बोलते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। उस ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी बनाना, ठीक है, तो जो इसे बोलते हैं केमिकल प्रोसेस, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं। अब ब्रीदिंग देखो, ब्रीदिंग कहाँ पे होता है? हमारे लंग्स में। और रेस्पिरेशन होता है हर सेल के पास, एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। ब्रीदिंग होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, ऑक्सीजन ले लिया, बस। और ये होता है मेन, क्या है इसका? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ये क्या है? रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग के दौरान कोई भी एटीपी नहीं बनती है, लेकिन रेस्पिरेशन के दौरान 38 6 to 38 एटीपी बनती है। ठीक है, अब देखो ब्रीदिंग जो है कंट्रोल बाई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है, हमारे लंग्स वगैरह इसको कंट्रोल करते हैं। और लेकिन जो रेस्पिरेशन है इसे कंट्रोल करता है एंजाइम, जैसे हेक्सोकाइनेज, आइसोमेरेज, एल्डोज, ये सारे होते हैं। अब देखो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? मेकिंग एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खाने का ऑक्सीडेशन करके एनर्जी बनाना, उसे बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, यही वाला। देखो ऑक्सीडेशन मतलब होता है किसी चीज में ऑक्सीजन जोड़ देना। देखो ये हमारा ग्लूकोज, ग्लूकोज में हमने ऑक्सीजन जोड़ दिया, क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मेन हमारा एनर्जी। ठीक है, ये है सेलुलर रेस्पिरेशन। ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड वापस से छोड़ देंगे, जिसे बोलेंगे ब्रीदिंग। अब देखो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं? रेस्पिरेशन होता है 2 टाइप का, एरोबिक एंड एनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जो एयर के प्रेजेंस में होगा, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो होगा उसे बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। और जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा या फिर ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है, उसे बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहने का मतलब है, 1 मिनट यहाँ समझो। देखो इस ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6। और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कितने निकल रहे हैं? 6 ही ऑक्सीजन निकल रहे हैं। ठीक है, सॉरी 6 कार्बन, तो पूरा पूरा कार्बन खत्म, यानी कि ये हुआ कंप्लीट ऑक्सीडेशन। जिससे कंप्लीट ऑक्सीडेशन से क्या होता है? ज़्यादा एटीपी बनती है। कितने एटीपी बनते हैं? 36 to 38 एटीपी बनते हैं। लेकिन यहाँ देखो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन होता है फूड का, जिससे कम एटीपी बनते हैं, केवल 2 एटीपी। और एरोबिक रेस्पिरेशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, एनाएरोबिक होता है साइटोप्लाज्म में। एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट क्या हैं? अब तो पता ही चल गया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। लेकिन एनएरोबिक के हैं इथेनॉल जो ईस्ट में बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड जो हमारे मसल में बनते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पे जल्दी जल्दी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिससे लैक्टिक एसिड बन जाता है और ये डिपॉजिट होकर पेन करता है हमारे शरीर को। इसलिए जब जिम जाते हैं तो 1-2 दिन शरीर बहुत ज़्यादा दर्द करता है। अब बार बार एटीपी का जिक्र हो रहा है, तो देखो एटीपी क्या है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसे बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। और 1 मोल एटीपी में होता है 30.5 किलो जूल। ठीक है, यानी कि 30.5 किलो जूल एनर्जी होती है। अब देखो ये है एक्टिविटी पॉइंट 5.7। इसमें क्या है? ये देखो एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें भर दिया है लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब सुनो थोड़ा कंसेप्ट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है मिल्कीनेस, यानी कि उसका अपीयरेंस कैसा हो जाएगा वाटर का? मिल्की टाइप। तो जितना ज़्यादा CO2 उतना ज़्यादा मिल्कीनेस।
तो देखो एयर में तो कंसंट्रेशन क्या है CO2 का कम है, तो जब एयर इसमें डालेंगे तो इस ये जो है इसका मिल्कीनेस थोड़ा कम होगा, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर तो लगातार कंटिन्यूअसली क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जब इसमें डालेंगे तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो इसको ज़्यादा क्या कर देगा, मिल्कीनेस कर देगा। यही है इसमें, इसी पे एक क्वेश्चन भी पूछा था जो आगे है, अब तुमसे सॉल्व हो जाएगा। अब देखो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके क्या होता है, तो ग्लूकोज जो है ये 6 कार्बन होते हैं इसमें, ठीक है। ये टूट जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर 3 कार्बन के 2 पायरुवेट में, ठीक है। देखो 6 कार्बन थे तो 3 3 कार्बन में टूटेगा तो 2 पायरुवेट बनेंगे। ये प्रक्रिया होती है किस कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। ये इसे बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। यानी कि ग्लूकोज को तोड़ना कहलाता है ग्लाइकोलिसिस। ये यूनिवर्सल पाथवे होता है, यानी कि हर सारे ऑर्गेनिज्म में ये सेम होता है। अब लेकिन अंतर कहाँ पे आता है, पायरुवेट। अब क्या होगा, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो इथेनॉल बना लेगा ईस्ट में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और एनर्जी बनाएगा 2 ATP। देखो इथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH, तो उसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन। अब अगर ऑक्सीजन की कमी है तो क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड, जिसमें 3 कार्बन होते हैं। इसका फार्मूला होता है C3H8O3। इससे भी 2 ATP बनेंगे, ठीक है। अब अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर और 38 ATP। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया का रोल क्या है, सबसे पहले तो इसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि ये ATP प्रोड्यूस करता है और कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करता है, ठीक है। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट है। आई होप समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो रिपीट पे देख लेना। रेस्पिरेशन देखो, रेस्पिरेशन इन प्लांट। अब प्लांट में कैसे रेस्पिरेशन होता है, तो सबसे पहले समझो कि प्लांट के जो सारे पार्ट हैं वो अपना केयर खुद कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारा हाथ डायरेक्टली ऑक्सीजन नहीं ले सकता, उसके लिए हमें इनहेल करना पड़ता है नाक के थ्रू, जिससे सारे पार्ट को मिल पाता है। प्लांट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसके सारे पार्ट अपने केयर खुद कर सकते हैं। और प्लांट के मैक्सिमम पार्ट तो डेड होते हैं और उसे लेस एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, उसको कहीं थोड़ी ना भागना दौड़ना है, इसलिए उसके अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होते हैं। जैसे हमारे अंदर होते हैं ना लंग्स, तो प्लांट में नहीं होता है। तो प्लांट रेस्पायर कैसे करता है, तो प्लांट 3 तरीके से रेस्पायर करता है। पहला है लीफ के थ्रू, स्टेम के थ्रू और रूट के थ्रू। देखो लीफ से रेस्पायर करेगा तो स्टोमेटा, स्टोमेटा ओपन क्लोज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाएगा। और देखो स्टेम के अंदर लेंटिसेल होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, लेंटिसेल बोलते हैं स्टेम के अंदर, उसके थ्रू रेस्पायर कर लेगा। और रूट में होते हैं रूट हेयर, ठीक है, वहाँ से रेस्पायर कर लेगा। और देखो जितने भी प्लांट के पार्ट होते हैं, स्टेम, लीफ, फ्रूट, रूट, इन सब रेस्पायर करते हैं, ठीक है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देंगे, ठीक है। अब देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि हमारे अंदर कैसे होता है। तो सबसे पहला प्रोसेस देखो, सबसे पहले होता है नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के थ्रू जाता है नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से फेरिंग्स, वापस से एयर जाता है लैरिंग्स में, लैरिंग्स में फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया डिवाइड हो जाती है ब्रोंकाई में, वहाँ से फिर ब्रोंकाई डिवाइड हो जाती है ब्रोंक्यूल्स में, उसके बाद से लास्ट पार्ट एल्वियोलाई, एल्वियोलाई को यूनिट ऑफ लंग्स भी बोलते हैं, ठीक। अब देखो एक फ्लो डायग्राम में मैंने सारी चीज़ें समराइज कर दी हैं, ठीक। तुम चाहो तो अपने एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें बना सकते हो। देखो सबसे पहले क्या है, नेजल पैसेज, यानी कि नेजल कैविटी। यहाँ पे क्या होता है, मेंटेन करते हैं एयर बॉडी टेम्परेचर, यानी कि जो मान लो हमने ज़्यादा गर्म हवा ले ली है तो उसे बॉडी टेम्परेचर पे लाते हैं, यहाँ से ऐसे पैसेज होते हैं, ठीक है। देखो ऐसे घुमावदार हड्डियाँ होती हैं यहाँ पे, तो एयर को ऐसे ऐसे घुमा घुमा के उसे बॉडी टेम्परेचर पे लाया जाता है। ज़्यादा ठंडा है तो उसे गर्म करेंगे, ज़्यादा गर्म तो उसे ठंडा करेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, फिल्टर होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, सांस के थ्रू जो भी बैक्टीरिया वगैरह आते हैं उसको फिल्टर कर दिया जाता है। उसके बाद से एयर कहाँ पहुँचता है, फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या है, ये देखो फेरिंग्स, फेरिंग्स होता है कॉमन ओपनिंग फॉर फूड एंड एयर, उसे बोलते हैं फेरिंग्स। उसके नीचे होता है लैरिंग्स, ये वाला हिस्सा लैरिंग्स कहलाता है। लैरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स, जहाँ से हम बोलते हैं, ठीक। उसके नीचे ये वाला हिस्सा बोलते हैं इसको ट्रैकिया। ट्रैकिया के पास होते हैं सी से हाइलिन कार्टिलेजनस रिंग, ठीक है, 12 to 16 होते हैं, ये सी सेप होते हैं जो हमारे ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं, यानी कि पिचक ना जाए। जैसे देखो अगरबत्ती का जो होता है ना, ये वाला पन्नी,
उसमें एयर डालो तो फूल जाता है, लेकिन जब वापस से एयर खींचो तो वो दोनों सट जाते हैं, उसके दोनों वॉल्स। ठीक है, तो ऐसे मान लो जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो फूला रहेगा, सांस छोड़ेंगे तो चिपक जाएगा ना, तो उसी से बचाने के लिए होते हैं सी शेप कार्टिलेज, यानी कि आधा होता है ऐसे, पूरा नहीं रहेगा, नहीं तो फूलेगा ही नहीं। फिर देखो ट्रैकिया डिवाइड हो जाएगा ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया। उसके बाद से ये ब्रोंकाई और आगे डिवाइड हो जाते हैं, देखो ये छोटे 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 ये हैं ब्रोंक्यूल्स। वापस ये ब्रोंक्यूल्स जिसमें डिवाइड होते हैं उसे बोलते हैं एल्वियोलर सैक, ये देखो यहाँ दिखाया गया है। तो देखो एल्वियोलाई क्या करता है, सबसे पहले ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, इसका रोल क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैस। एल्वियोलाई जो है रिच होता है, इस यहाँ ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी तक पहुँचाया जा सके। और इसकी जो दीवार होती है बहुत ही पतली होती है, नहीं तो एक्सचेंज कैसे होगा, ज़्यादा चौड़ा रहेगा मोटा रहेगा तो। और इसका सरफेस एरिया लार्ज होता है, और ये एल्वियोलाई हमारे बॉडी में मिलियंस इन नंबर होते हैं, यानी कि बहुत सारे होते हैं। अब देखो रिंग्स, ये जो है इसका काम क्या है, तो बता ही दिया, कोलैप्स होने से बचाता है ट्रैकिया को। फिर है लंग्स, ठीक है, लंग्स दो होते हैं, कौन से, एक होता है लेफ्ट लंग, दूसरा राइट। लेफ्ट लंग जो है वो स्लाइडली अप होता है, यानी थोड़ा सा ऊपर होता है, क्योंकि उसके नीचे लीवर होता है। और लेफ्ट वाला लंग्स जो होता है उसमें एक कार्डियक नॉच पाया जाता है, ये इसे बोलते हैं कार्डियक नॉच। यहाँ पे होता है हमारा हार्ट, ठीक है, उसको जगह देने के लिए थोड़ी सी जगह होती है जिसे बोलते हैं कार्डियक नॉच, वहाँ हार्ट पाया जाता है। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि हम सांस कैसे लेते हैं। ब्रीदिंग मतलब एक बार सांस लो और एक बार सांस छोड़ दो, यानी कि इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन को बोलते हैं ब्रीदिंग। अब कॉन्सेप्ट क्या है, देखो एयर कहाँ से कहाँ मूव करती है, एयर मूव फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर होता है किसी गैस का उसका खुद का प्रेशर, उसके खुद के प्रेशर को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। अब देखो प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, यानी कि वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट यूज होगा जिससे ब्रीदिंग होगी, ठीक है। देखो सबसे पहले ये हमारा लंग्स, लंग्स के अंदर जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 104 और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 40। और टिश्यू, हमारे टिश्यू लगातार क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहाँ पे होता है पार्शियल प्रेशर ज़्यादा, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, कम। तो देखो ये वाला यहाँ कम है तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ चला जाएगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ जाएगा। अब एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है और कम है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ देखो ये कम है तो हाई से लो की तरफ मूव कर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ठीक है। देखो अब ब्रीदिंग में जो है दो मसल जो हैं हाईली इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि इन्हीं का इंपॉर्टेंट रोल है। पहला है डायफ्राम मसल, ठीक है, ये डोम शेप का होता है, और यहाँ दिखाता हूँ डायफ्राम दिया है कि नहीं, इसी के नीचे देखो ये ऐसे डायफ्राम मसल बना होता है, ठीक, ये डोम शेप होता है। अब ये रिलैक्स है, नीचे आएगा तो ऐसे फ्लैट हो जाएगा, जिसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो डायफ्राम डोम शेप होता है और प्रेजेंस होता है कहाँ पे, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिन कैविटी। थोरेसिक कैविटी मतलब जहाँ चेस्ट की कैविटी को थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, ठीक है। और एब्डोमिन कैविटी जो हमारी पेट वाली की, जहाँ पे पेट आंत वगैरह हैं, इंटेस्टाइन वगैरह, वो है एब्डोमिन कैविटी। अब देखो डायफ्राम अगर कंट्रैक्ट करेगा, यानी कि अभी ये डोम शेप ऐसे रिलैक्स है, जब ये ऐसे हो जाएगा इस साइड इस तरीके से तो बोलेंगे कंट्रैक्ट कर गया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। और रिलैक्स करेगा तो वॉल्यूम घटेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक। अब रिब्स वाले मसल जो हैं अगर ये बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे, और अंदर आ रहे हैं तो वॉल्यूम कम करेंगे, बस इतना याद रखना, आगे कॉन्सेप्ट अपने आप समझ आ जाएगा। देखो इंस्पायरेशन में क्या होगा, डायफ्राम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो नीचे साइड जाएगा, नीचे साइड जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा और पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होगा। यही काम रिब्स, अब देखो दोनों साथ होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, रिब मसल ऊपर गए, ठीक है, और बाहर ऊपर भी जाएंगे बाहर साइड भी जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे वजह से प्रेशर कम हो जाएगा, यानी कि लंग्स में प्रेशर क्या हो गया, कम। तो एयर कहाँ से, कम वाले के बाहर ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम की तरफ अपने आप अंदर चली आएगी, तो एयर इंटर इन लंग्स। ये देखो ट्रिक क्या है, लंग्स की वॉल्यूम बढ़ाओ जिससे प्रेशर कम होगा और अपने आप एयर अंदर आ जाएगी। अब इसी का वाइस वर्सा है क्या, एक्सपायरेशन, डायफ्राम रिलैक्स करेगा तो ऊपर जाएगा और रिब्स मसल क्या होंगे, नीचे जाएंगे और इनवर्ड यानी कि अंदर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम यानी कि जो लंग्स की वॉल्यूम है डिक्रीज होगी और पल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा,
तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा है यानी कि लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा और एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम, अपने आप एटमॉस्फेयर में चला जाएगा यानी कि एयर क्या है, आउट, बाहर हो गई। ठीक, तो इसका ट्रिक क्या है, लंग्स की वॉल्यूम घटाओ, प्रेशर ज़्यादा होगा और एयर अपने आप बाहर। आई होप यू गॉट इट। तो थैंक यू सो मच। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं भाई, चलो मैं दिखा देता हूँ तुम्हें कुछ सॉल्व करके। देखो ये है ग्लूकोज, ए क्या बता रहा है, क्या बता रहा है ये, यानी कि ए है साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है ना ये, या फिर ऑप्शन में ग्लाइकोलिसिस रहा होगा, ये साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। तो ये ईस्ट सेल में है तो बी और सी क्या बनेंगे, ये बनेगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड। मसल सेल में है तो डी क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, एनर्जी। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, एफ क्या बनेगा, वाटर और एनर्जी। डेट्स इट, खत्म। अब कह रहा है देखो, इन विच केस एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस। अच्छा यही है तुम्हारा, ये शायद पीछे है उसका, इसका आंसर इसमें पूछा है। अब देखो क्या पूछा था, और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम का क्या फंक्शन है, वेयर इट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, तो कहाँ प्रेजेंट होता है, एब्डोमेन कैविटी और थोरेसिक कैविटी के बीच में, उसने इनको दो हिस्सों में बांटता है। ठीक है, डायफ्राम का इंपॉर्टेंट रोल देखो, यहाँ तो मैंने बता ही दिया डायफ्राम का रोल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके क्या करेगा, इंस्पायर ब्रीदिंग ऑफ, ब्रीदिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, देखो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके वॉल्यूम बढ़ाएगा घटाएगा, प्रेशर कम करेगा, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होंगे। और देखो चलो दिखाता हूँ क्वेश्चन, थोड़ी लंबी हो जाएगी यार, 1.5x पे देख लेना। ये देखो ये वाला क्वेश्चन क्या था, कह रहा है व्हाट विल बी यू ऑब्जर्व इन केस पी क्यू आर में, क्या ऑब्जर्व करोगे। देखो ये पी, वही कॉन्सेप्ट क्या है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यानी कि लाइम वाटर है, इसमें ऑक्सीजन मिक्स करेंगे जितना ज़्यादा तो उतना ज़्यादा वो मिल्की होता जाएगा। ठीक है, तो इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड सब मैक्सिमम मिक्स होगा, फिर उससे कम इसमें और इसमें कम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यही होगा, मिल्की। अब देखो ये क्वेश्चन अभी 3 नंबर में पूछा है, ड्रा ए नीट डायग्राम ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, और उसे लेबल करना है, ट्रैकिया कहाँ है, ब्रोंकाई एल्वेलाई कहाँ है। फिर देखो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इन सब का रोल क्या है, एल्वेलाई का रोल क्या है, सरफेस एरिया एक्सचेंज इंक्रीज करता है। और रेस्पायरेटरी पिगमेंट, ये तो नेक्स्ट का है, वैसे ही रेस्पायरेटरी पिगमेंट के बारे में आगे देखेंगे, हीमोग्लोबिन होता है वो। ठीक है, ये देखो सारे क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना, इंपॉर्टेंट है, और ये इससे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, पढ़ते रहो इसी तरीके से।